गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले लेक्चर में हमने वाइटल फोर्स थ्योरी को देखा था और उसके बाद में हमने सेकंड फिजिकल फोर्स थ्योरी देखी थी। और फिजिकल फोर्स थ्योरी में फर्स्ट कैपिलरी थ्योरी, फर्स्ट एम्बाइवेशन थ्योरी, सेकंड कैपिलरी थ्योरी और थर्ड देखी थी वायुमंडलीय दाब सिद्धांत और फोर्थ है इसमें वाष्पोत्सर्जन खिंचाव या ससंजन सिद्धांत। तो यहाँ पर जो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव या ससंजन सिद्धांत जो है इसको यहाँ पर डिक्सन और जॉली ने दिया था। डिक्सन और जॉली ने इसको दिया था। इसकी वेनेट, क्लार्क, कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका समर्थन किया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो रसारोहण की प्रक्रिया होती है, एसेंट ऑफ शेप्स जो होता है वो यहाँ पर दो प्रकार से होता है। एक जल के अणुओं का ससंजन बल और दूसरा होता है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। तो यहाँ पर ये दोनों ही ऐसे फैक्टर हैं जो रसारोहण की प्रक्रिया को संपन्न करवाते हैं। देखिए, फर्स्ट देखते हैं जल के अणुओं का ससंजन बल। हम लोगों को पता है कि जो जल के अणु हैं या फिर जो संवहन की प्रक्रिया है वो संवहन की प्रक्रिया जाइलम के अंदर हो रही है और जाइलम की भी कहाँ, वाहिनिका और वाहिका। बात करें हम एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म में प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? यहाँ पर मुख्य रूप से वाहिकाएं पाई जाती हैं, क्योंकि वाहिनिकाओं से अधिक दक्ष होती हैं, वाहिकाएं अधिक चौड़ी होती हैं। तो यहाँ पर जो वाहिकाएं होती हैं वो इस प्रकार से एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई होती हैं और इनके साथ में सपोर्ट में क्या पाई जाती हैं? वाहिनिकाएं। इनके साथ में सपोर्ट के लिए वाहिनिकाएं इनके साथ ही पाई जाती हैं। ये वाहिकाएं और ये वाहिनिकाएं। अब जब जल के अणु इन वाहिकाओं से गुजरते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो बल कार्य कर रहे हैं। एक तो ससंजन बल कार्य कर रहा है और दूसरा आसंजन बल कार्य कर रहा है। यहाँ पर दो बल कार्य करते हैं। जब जल के अणु इन वाहिका और वाहिनिकाओं से गुजरते हैं तो जल के अणु आपस में किससे जुड़े होते हैं? ससंजन बलों से। जल का अणु प्लस किसके साथ? वाहिका या वाहिनिका की भित्ति के साथ किससे जुड़ा होता है? आसंजन बलों से। तो ये यहाँ जल के अणु आपस में ससंजन बलों से जुड़ करके स्तंभ बना रहे हैं और यहाँ साथ की साथ भित्ति, जल के अणु वाहिका या वाहिनिका की भित्ति के साथ जुड़ करके आसंजन बलों से यहाँ एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ऊपर बढ़ रहे हैं। तो इन दोनों ही बलों के कारण यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एक स्तंभ बन जाता है, जल का स्तंभ बन जाता है। यहाँ ससंजन बल के कारण जो दाब होता है, जिसे हम एटीएम में ले रहे हैं, ये 350 एटीएम दाब यहाँ उत्पन्न होता है। और ये किसके कारण होता है? जल के अणुओं में जो ससंजन बल है, इस ससंजन बल के कारण उत्पन्न होता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर होता है कि ये खुद के, कितना भी ऊंचा प्लांट है, ये खुद के वेट को भी सहन कर लेता है। और अगर कोई इस वाहिका में या वाहिनिका में एयर बबल आ जाए
वायु का कोई बुलबुला आ जाए तो ये इसको भी सहन कर जाते हैं। यहाँ ये एयर बबल के कारण यहाँ पर स्तंभ नहीं टूटेगा। अगर गलती से भी रूट से ऊपर तक एयर बबल पहुँच गया तो यहाँ पर इनकी भित्तियों में क्या होते हैं, पिट्स, गर्त पाए जाते हैं। तो ये एयर बबल इन गर्तों के माध्यम से वाहिका से वाहिनिकाओं में पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो जल स्तंभ है वो सतत रूप से रहेगा, वो टूटेगा नहीं। तो यहाँ पर सतत रूप से जल स्तंभ प्रेजेंट होगा। दूसरा होता है बाष्पोत्सर्जन खिंचाव। बाष्पोत्सर्जन खिंचाव जो बल होता है, ये बल बाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न होता है। जो यहाँ पर बाष्पोत्सर्जन होता है पत्तियों की सतह से, उसकी वजह से उत्पन्न होता है। जो सबसे बाहरी सरफेस होती है, बाहरी जो सतह होती है किसकी, लीफ की, तो यहाँ बाहरी सरफेस में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी। इन सेल्स से जल कहाँ जा रहा है, बाहर। कहाँ, वायुमंडल में। जल पहुंच गया यहाँ से वायुमंडल में। अब जब इन सेल्स से जल वायुमंडल में पहुंच गया तो यहाँ क्या हो गई, डीपीडी बढ़ गई, ओपी बढ़ गया और टीपी घट गया। पीछे से यही पढ़ते आ रहे हैं। जब इनके अंदर डीपीडी बढ़ जाएगा, क्योंकि कोशिका के अंदर जल की कमी हो गई, तो ये अपनी पास वाली से खींचेंगी। जो इनके पास वाली सेल्स हैं उनसे जल खींचेंगी, ये फिर अपनी पास वाली से खींचेंगी। ऐसे ही करते करते लीफ की जो सेल्स हैं ये लीफ जाइलम तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि लीफ के अंदर भी जाइलम प्रेजेंट है। तो ये सेल्स से पानी की जो कमी है यहाँ लीफ जाइलम तक, क्योंकि जाइलम में से ये पानी खींच लेंगी, पानी ऊपर पहुंच जाएगा। कमी कहाँ हो जाएगी, लीफ जाइलम में। यहाँ से धीरे धीरे एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स से रूट हेयर। तो ये यहाँ से और यहाँ तक आ जाएगा। बीच में क्या आएगा, स्टेम जाइलम। अब पानी की कमी यहाँ से होती होती कहाँ तक पहुँच गई, रूट हेयर्स तक पहुँच गई। क्योंकि जब रूट हेयर्स के अंदर पानी की कमी आएगी तभी तो ये खींचेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो बाष्पोत्सर्जन के कारण जो एक खिंचाव उत्पन्न हुआ है पानी के अंदर या जाइलम के अंदर, जो एक खिंचाव उत्पन्न हुआ है वो यहाँ पर इतना प्रबल होता है और वो लीफ सेल्स से लेकर के रूट हेयर्स तक सतत रूप से होता है। ऐसा नहीं है कि खिंचाव बीच में कहीं टूट रहा है, कहीं भी नहीं टूटता, ये बिल्कुल सतत रूप से होता है। और इसी वजह से यहाँ से रूट हेयर्स पानी एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। यहाँ से पानी अवशोषित होगा और ये धीरे धीरे वापस कहाँ पहुँचेगा, ऊपर। इसीलिए ये जो दोनों फैक्टर हैं, जल के अणुओं का ससंजन बल और बाष्पोत्सर्जन का खिंचाव, इन दोनों के ही मिले जुले प्रभाव से यहाँ पर रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। इसके पक्ष में कुछ प्रमाण दिए गए थे कि हाँ इसी प्रकार होती है। क्यों सही है ये चीज़?
फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर बाष्पोत्सर्जन अधिक है तो यहाँ पर रसारोहण या कहें जल अवशोषण भी क्या होगा, अधिक। अगर बाष्पोत्सर्जन अधिक है तो जल का अवशोषण भी क्या होता है, अधिक होता है। दूसरा कि अगर वायु का कोई बुलबुला आ भी रहा है तो यहाँ जो पिट्स प्रेजेंट हैं, इन पिट्स से कहाँ निकल जाएगा, ये बाहर, और इसकी वजह से यहाँ पर जो जल स्तंभ है वो टूटेगा नहीं। थर्ड, जहाँ जो दाब होता है वो होता है 350 ATM, जो बहुत अधिक होता है। इतने अधिक दाब पर यहाँ कितना भी ऊंचा प्लांट हो उसमें आसानी से रसारोहण की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। एंड लास्ट, यहाँ पर एक प्रैक्टिकल किया गया था, और ये प्रैक्टिकल किया गया था मैनोमीटर के जरिए। पोटोमीटर के जरिए करते हैं, यहाँ पर मैनोमीटर लिया। मैनोमीटर में क्या होता है, पारा। एक बीकर के अंदर पारे को भर दिया और इस बीकर के अंदर प्लांट की शाखा को लगा दिया। इसमें ऊपर जल है, यहाँ पर प्लांट की शाखा को लगा दिया और पूरे के पूरे उपकरण को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। पूरे ही उपकरण को यहाँ पर फिक्स कर दिया। यहाँ जब बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होगी तो जल तो जाएगा, यहाँ से ये पैक्ड होता है पूरा, वरना तो यहाँ पर वैसे जल उड़ जाएगा। तो यहाँ से जल ऊपर की तरफ जाएगा लीव्स के जरिए, तो ये जो पारा है ये पारा यहाँ चढ़ने लग जाएगा, क्योंकि इसमें सभी में क्या भरा हुआ है, पारा, Hg। ये ऊपर चढ़ने लग जाएगा, अपने तल से कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो इसका मतलब यहाँ जब जल बाष्पोत्सर्जन के जरिए जो जाता है वो पत्तियों की वजह से जाता है, और इन पत्तियों की वजह से यहाँ पर एक दाब उत्पन्न होता है। बाष्पोत्सर्जन की वजह से यहाँ पर दाब उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से नीचे से वाटर ऊपर की तरफ जाता है। वाटर और खनिज लवण दोनों ही। तो रसारोहण की क्रिया खिंचाव की वजह से, जो बाष्पोत्सर्जन से खिंचाव उत्पन्न होता है उसके कारण भी संपन्न हो रही है। एंड लास्ट, रूट प्रेशर थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, फिजिकल फोर्स थ्योरी, और लास्ट थी रूट प्रेशर थ्योरी। यहाँ पर जो रूट प्रेशर थ्योरी दी थी, इससे पहले यहाँ एक प्रैक्टिकल किया गया था कि अगर हम किसी पादप की शाखा को ऊपर से काट दें, किसी भी पादप की शाखा को अगर हम ऊपर से काट दें तो वहाँ से जल बाहर निकलने लगता है। नॉर्मली हम अगर किसी शाखा को तोड़ कर देखें तो कुछ रस बाहर निकलने लगता है। ये जो रस बाहर निकलता है, ये रस यहाँ मूल दाब के कारण होता है। तो इसके लिए क्या बोला गया कि यहाँ पर परासरण दाब प्लस अन्य दाब, परासरण दाब के साथ साथ में अन्य दाबों
के मिले जुले प्रभाव से रसारोहण की प्रक्रिया होती है। रसारोहण की प्रक्रिया होती है। परासरण दाब तो है ही है, परासरण दाब के साथ साथ में यहाँ अन्य दाब भी होते हैं जिसकी वजह से रसारोहण की प्रक्रिया होती है। इसके लिए 2 पॉइंट दिए गए थे, बिंदु स्राव, गटेशन और रस स्राव। बिंदु स्राव और रस स्राव, ब्लीडिंग और गटेशन। स्टूडेंट्स, अगर हम मान लें कि रूट प्रेशर की वजह से और साथ में कुछ अन्य दाब हैं उनकी वजह से अगर रसारोहण की प्रक्रिया होती है तो यहाँ जो उत्पन्न दाब होता है, ये उत्पन्न दाब 2 ATM के करीबन लगभग 2 ATM के बराबर होता है। तो ये दाब इतना सक्षम नहीं होता कि ये दाब ऊंचे पादपों में रसारोहण की प्रक्रिया को संपन्न कर पाए। तो इस दाब से ऊंचे पादपों में रसारोहण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती। दूसरा, जो ठंडे इलाकों में, ठंडे जो प्रदेश हैं जहाँ बर्फबारी होती है, वहाँ कॉनिफरस प्लांट पाए जाते हैं, बहुत ऊंचे प्लांट्स होते हैं, तो इनके अंदर रूट प्रेशर नहीं पाया जाता। अब रूट प्रेशर नहीं है तो रसारोहण की प्रक्रिया तो वहाँ भी हो रही है। तो इन ठंडे प्रदेशों में जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स में रूट प्रेशर क्या होता है? एब्सेंट। तो रसारोहण की प्रक्रिया तो यहाँ भी संपन्न हो रही है। तो यहाँ कैसे संपन्न हो रही है? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, इनको छोड़ो ठंडे प्रदेश वालों को, कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनके अंदर रूट प्रेशर पाया ही नहीं जाता है, तो वहाँ भी रसारोहण की प्रक्रिया होती है। तो इसका मतलब रूट प्रेशर के द्वारा रसारोहण नहीं होता। तो इसलिए इसको भी क्या कर दिया गया? रिजेक्ट। तो हमारे पास जो सेलेक्टेड थ्योरी है वो केवल एक ही थ्योरी है, ससंजन बल सिद्धांत या बाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत, जिसकी वजह से रसारोहण की प्रक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं। बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन प्लांट जितना जल अवशोषित करता है, उस जल का 100% जल अवशोषित कर रहा है, इसका लगभग 95% क्या कर देता है? बाष्पोत्सर्जन के जरिए बाहर निकाल देता है। यहाँ केवल 5% जो जल है, यही जल इसकी उपापचयी और अपचयी क्रियाओं में यूज होता है। इसका मतलब ये तो व्यर्थ चला गया। एक इतना बड़ा हिस्सा 95% हिस्सा तो जो अवशोषित जल है उसका व्यर्थ चला जाता है। यूजफुल कितना रहता है? केवल 5%। तो पादपों के वायवीय भागों के द्वारा, और वायवीय भागों में यहाँ पर मेनली लीफ होती हैं, तो यहाँ पर पादपों के वायवीय भागों के द्वारा जो जल को वाष्प में परिवर्तित करके वायुमंडल में छोड़ने की प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बाष्पोत्सर्जन क्रिया है, एक
इसके लिए कार्टियस ने एक वर्ड भी बोला था ये कि ये अपरिहार्य बुराई है जो आवश्यक भी है। क्यों आवश्यक है? कि प्लांट इसी क्रिया के द्वारा अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। अब इनके पास में घर तो है नहीं, गर्मी है तो अंदर चले गए, सर्दी है तो कुछ पहन लिया, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इनको तो इसी के जरिए अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है और इसी के जरिए अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो इसीलिए बाष्पोत्सर्जन बहुत आवश्यक है। अब यहाँ पर बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया देखें, क्रिया देखें तो बाष्पोत्सर्जन होता कैसे है। ये सतही कोशिकाएं हैं, इन सतही कोशिकाओं के पास में यहाँ दूसरी कोशिकाएं उपस्थित हैं। तो जो बाहर वाली सतही कोशिकाएं हैं, यहाँ से जल कहाँ जाएगा? बाहर। यहाँ जो अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं, सेल्स के मध्य में जो अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं, यहाँ जल वाष्प बन के आ जाता है, वाष्प रूप में उपस्थित होता है। तो यहाँ इन अंतरकोशिकीय स्थानों में जल कैसे है? वाष्प रूप में उपस्थित है। तो लीफ के अंदर उपरंध्रीय या अधोरंध्रीय गुहाएं पाई जाती हैं। यहाँ लीफ के अंदर, लीफ में अधोरंध्रीय गुहिका पाई जाती हैं, कैविटीज पाई जाती हैं, जिनमें आकर के ये वाष्प क्या हो जाती है? एकत्रित। और कहाँ होती हैं ये? स्टोमेटा के जस्ट ऊपर, जो रंध्र होते हैं उन रंध्रों के ऊपर उपस्थित होती हैं। तो यहाँ से होकर ये कहाँ निकल जाते हैं? बाहर। इन अंतर कोशिका में से जल बाष्पवन के अंतरकोश के स्थानों में आया और यहाँ से अधोरंध्रीय गुहा में आ जाएगा और स्टोमेटा के जरिए बाहर निकल जाएगा। तो इन सेल्स में क्या हो जाएगी? वाटर की कमी। वापस वही प्रोसेस होती है जो पीछे भी रसारोहण में पड़ा था। ये सेल्स वापस से अपनी पास वाली से लेगी, वो अपनी पास वाली से लेगी, एट लास्ट जाइलम और लास्ट में रूट हेयर तक पहुंच जाएगा। तो वो पीछे की प्रोसेस थी। यहाँ बाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो बाष्प के रूप में जल बाहर आता है, अधोरंध्रीय गुहिका में आ जाता है और वहाँ से स्टोमेटा के जरिए कहाँ निकल जाता है? वायुमंडल में बाहर निकल जाता है। तो ये तो हुई इसकी क्रिया। अब बाष्पोत्सर्जन होता कितने प्रकार का है? बाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का पाया जाता है। तीन प्रकार का होता है। उपरंध्रीय, उपत्वचीय, रंध्रीय। इसको उपचर्मी भी कहते हैं। उपरंध्रीय, उपचर्मी और रंध्रीय। यहाँ पर जो उपरंध्रीय होते हैं इनको बोलते हैं हम लेंटिसील। लेंटिसील ये होती है ऊपर वाली एपिडर्मिस। तो लेंटिसील जो पाए जाते हैं, ये लेंटिसील पाए जाते हैं स्टेम पर। जो लेंटिसील पाए जाते हैं, ये लेंटिसील कहाँ पाए जाते हैं? स्टेम के ऊपर पाए जाते हैं। इसके साथ फल, फलों पर, फूलों पर उपस्थित होते हैं। तो ये 1% से भी कम बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को संपन्न करवाते हैं। 1% से भी
कम बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है? लेंटिसिल्स के द्वारा होती है। उपचर्मी जो एपिडर्मिस होती है, यहाँ एपिडर्मिस से 5 से 10% बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। और ये एपिडर्मिस किसी की भी हो सकती है यहाँ पर। तो 5 से 10% की जो प्रक्रिया है वो एपिडर्मिस से होती है। रंध्रीय स्टोमेटल, यहाँ पर 90% जो बाष्पोत्सर्जन होता है वो कैसा होता है? रंध्रीय प्रकार का बाष्पोत्सर्जन पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है जो 3 प्रकार के छिद्रों के जरिए होती है, कुछ तने पर पाए जाते हैं, फल या फूलों पर पाए जाते हैं, कुछ एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं और कुछ यहाँ पर जो लीव्स होती हैं वहाँ पर स्टोमेटा पाए ही जाते हैं। तो 3 प्रकार से ऑल ओवर यहाँ पर बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट देखते हैं रंध्रों की स्थिति। यहाँ पर जो बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हो रही है वो रंध्रों के द्वारा हो रही है। और इन रंध्रों की स्थिति कहाँ कैसी पाई जाती है, किस प्लांट में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, स्थिति के आधार पर, उनकी संरचना के आधार पर और उनके खुलने और बंद होने की दैनिक जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके आधार पर इनको 3 प्रकार से अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।